नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम वकील आपका। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। वकील आपका में आज हमारे साथ वकील साहब भी जुड़ेंगे, आगे और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी खास मेहमान आज हमारे साथ कार्यक्रम में आ चुके हैं। सबसे पहले इनका परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ में योगा शिरोमणि आयुषी जी हैं, जो कि इंटरनेशनली योगा सर्टिफाइड है। और साथ ही आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे वकीलों से जुड़े कुछ मुद्दों पर। जो आपके सवाल आते हैं उनके भी जवाब वकीलों से लेंगे, लेकिन बात यह है कि आखिर अपराध होता क्यों है, क्योंकि वर्तमान के समय में लगातार जो लोगों का लाइफ स्टाइल है, जो रहन सहन है, वो बदलता जा रहा है और कहीं ना कहीं इन सारी वजहों से भी व्यक्ति अपराध की राह पकड़ लेता है। अब इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे इन अपराधों को कम कर सकते हैं, इस सब को लेकर होगी विस्तार से बातचीत और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन इससे पहले शुरुआत हम आयुषी जी के साथ में ही कर लेते हैं। आयुषी जी, देखिए अभी आप देखती होंगी, आपने भी टीवी देखती होंगी, तो आप अक्सर इस तरीके की खबरें सुनती होंगी कि लोग लिव इन में थे या लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे की हत्या कई बार कर देते हैं, या जिस तरीके से दिल्ली में श्रद्धा कांड आप जानती होंगी, या एक केस आया था जिसमें एक शख्स ने अपनी पार्टनर को कुकर में उबाला। इस तरीके का अपराध में जघन्यता आती जा रही है, पहले ऐसा नहीं था। इसके पीछे आप क्या वजह मानती हैं, क्योंकि आप लोगों को जोड़ती हैं। योगा एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को शांत रखता है। ये अपराध लोगों के मन में कैसे पनपता जा रहा है, क्या इसको योगा के माध्यम से हम कम कर सकते हैं? बिल्कुल जी। आपका नाम थोड़ा मुझे बताइए। गरिमा। ओके गरिमा जी, देखिए क्या होता है कि लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। लोग बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ के लिए बस भाग रहे हैं। तो मन की शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है। मन को वो जान नहीं रहे, दिमाग को वो समझ नहीं रहे, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली बस भाग रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन, अंडरस्टैंडिंग, लॉस ऑफ मोटिवेशन, क्रिटिसिज्म जो उनको मिलती है इधर उधर अपने फैमिली से, सोसाइटी से जहाँ वो रहते हैं, और जेलसी, ईगो, ये सारी चीज़ें जो इतनी पनप रही हैं लोगों के मन के अंदर, इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है कि उनका मन शांत नहीं रहता। मन हमेशा विचलित रहता है, मन हमेशा भटकता रहता है और मन में कोई काबू नहीं है। अगर आप अपने मन को समझेंगे, अपने शरीर को समझेंगे, अपने मन को जानेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत इजी हो जाएगी, बहुत साधारण हो जाएगी। कोई भी घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप खुद से इतनी आशा नहीं कर रहे हैं जितनी आप सामने वालों से कर रहे हैं। अब जब खुद को ही नहीं समझ रहे हैं, आप कैसे सामने वाले से इतनी आशा कर सकते हैं? खुद से आशा कीजिए, खुद को समझिए, आप कहाँ हैं ज़िंदगी में, किस जगह हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उसको समझिए। जब आप अपने आप को समझ जाएंगे, अपने मन को, अपने शरीर को, तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाएंगे। ये ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, आप ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बर्बादी से बचिए, अपने आप को संभालिए, और ये संभालने के लिए योग एक बहुत सरल माध्यम है। और योग सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है, पूरी जीवन शैली है। अगर ये ज़िंदगी इतनी अच्छी से जी जा सकती है, तो आप इन सब से अपने आप ही दूर हो जाएंगे। ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना किसी को दिक्कत तकलीफ, ना हत्या, ना ये सारे कांड जो बता रहे हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया। आज हम अपने कार्यक्रम में एक नया मोड़ लेकर आए हैं। आमतौर पर हम अपराधों को लेकर बात करते हैं। वकील आपका हमारे कार्यक्रम का नाम है, जिसमें हमारे साथ में वकील होते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान बताते हैं कि कैसे वो इन समस्याओं से उबर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा मकसद है आम लोगों को फायदा पहुंचाने का, इसलिए हम आज कार्यक्रम में बुलाकर लाए हैं आयुषी जी को, ताकि वो ये बताएं कि अपराध कम कैसे होगा, अपने लाइफ स्टाइल में कौन से बदलाव हम करेंगे जिससे अपराध में कमी आ जाएगी। खैर, आयुषी जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनय सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि अधिवक्ता है हाईकोर्ट से। विनय जी, बहुत स्वागत आपका हमारे के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम वकील आपका में। विनय जी के पास जाएंगे। विनय जी, आज हमने अपने कार्यक्रम को खास बनाया है। एक और मेहमान हमारे साथ में है, वो एक तरफ अपराध को लेकर बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर जब अपराध हो जाता है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो एक बात ये भी होती है ना कि कोर्ट में केसेस इतने लंबे चलते हैं कि लोगों को समस्याएं होती हैं। मैं आपसे बिल्कुल आपकी फील्ड का टेक्निकल सवाल पूछने से शुरुआत करूंगी, और वो ये कि भला केसेस की इतनी पेंडेंसी क्यों होती है? क्योंकि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर कहलाता है, और पेंडेंसी के चलते कई बार बहुत विलंब हो जाता है मामलों में। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह मूल रूप से अगर देखी जाए तो लोगों में, आम जनता में जागरूकता का अभाव है। अभी भी जागरूकता का अभाव यह है कि चाहे आपराधिक मुकदमे हों
या सिविल के मुकदमे हों, जमीन जायदाद के मुकदमे हों, या पारिवारिक मुकदमे हों, या बहुत विभिन्न तरह के जो भी मुकदमे समाज में आते हैं, उनकी पेंडेंसी जो वो लंबित रहते हैं देर तक, उसमें सबसे बड़ी है कि एक जागरूकता का बहुत बड़ा आज हमारे देश में अभाव है। जो कि ना कानून समझते हैं, कैसा वकील किया जाए, किस न्यायालय में जाया जाए, कैसे उसका उपचार किया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि अपराध समाज में जो बढ़ रहा है, उसकी मूल वजह तो यही जो भी पहले बताया हमारी बहन जी ने कि मुख्य रूप से लोगों में आत्मविश्वास की कमी है। तो वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है पेंडेंसी इसलिए बढ़ रही है कि जानकारी और कानून का काफी ज्यादा अभाव है। आम वकील क्या करता है कि जब कोई अपराध हो जाता है या धोखे में उसका नाम आ जाता है, कोई जरूरी नहीं वही अपराध करता है, वकील का कार्य होता है कि उसको बचाए, हर तरह से उसकी मदद करे, सुरक्षा दे। लेकिन एक ये भी समाज का दायित्व है कि अपराध और कानून के विषय में पूर्णतया जानकारी ले ले कि हमको किस अदालत में जाना है, कैसे करना है, किस अधिवक्ता के माध्यम से अच्छा कार्य करना है। इसकी जागरूकता का बहुत आवश्यक ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को समाज में। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने हमें जानकारी दी है और हमारे सवालों का जवाब भी दिया है। आयुषी जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। आयुषी जी, देखिए अपराध जब कोई व्यक्ति करता है, कोई व्यक्ति मूल रूप से अपराधी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो व्यक्ति को अपराधी बना देती हैं, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन वर्तमान की जीवन शैली में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जब इनकी चरम सीमा हो जाती है तब इंसान कभी कभी कुछ ऐसे हालात होते हैं जब वो अपराधी बन जाता है। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से आखिर बचना कैसे है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली चीज़ तो एंजाइटी और डिप्रेशन एक शब्द है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। आप अपने मन को समझिए। सबसे पहले मैं बार बार ये कह रही हूँ, अपने मन को कैसे शांत करना है। आपकी ज़िंदगी में बड़ा सा बड़ा पहाड़ टूट पड़े और आप बस मुस्कुराते हुए देखें कि ये थम जाएगा, बाद में तो ज़िंदगी नॉर्मल होगी ही होगी। लेकिन इससे कैसे फेस करना है ना, इससे कैसे फेस करना है, इस चीज़ को अपने मन में अगर आप थमेंगे कि ये जो घटना हो रही है इसको मुझे कैसे किस तरह से डील करना है, उसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम आपको अपने मन को, अपने मस्तिष्क को शांत रखते हुए, धीरज रखते हुए सोचना है, समझना है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी जड़ क्या है, उस जड़ पे काम करना है। सुपरफिशियली तो आजकल सब कुछ होता है, हमें जड़ पे काम करना है। अगर हम जड़ पे काम करेंगे तो हम बहुत आराम से सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। घर में ही चीज़ों की समस्याओं का हल है, लेकिन हम बाहर इधर उधर भटकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, मैं बहुत परेशान हूँ लाइफ से। तो परेशानी किस लिए है ये कभी सोचा है? दिक्कत किस लिए है, कहाँ आ रही है, आपकी जीवन शैली कैसी है, आप उठते कब हैं, सोते कब हैं, खाते क्या है, पीते क्या हैं, किससे बहस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बहस की ज़रूरत है भी या नहीं। या हो सकता है कि 4 लोग बातें कर रहे हैं, आपके सवाल का जवाब उन 4 लोगों के जवाबों में ही हो, कहीं ना कहीं छुपा। ज़रूरी नहीं है हर जगह बहस करना, ज़रूरी नहीं है हर जगह घुसना और अपने आप को प्रूव करना या ईगो लेकर आना। सबसे बड़ी बात है, ईगो तो होनी ही नहीं चाहिए इंसान के अंदर। ये एक बहुत बड़ा शब्द है जो कि लोग अपने ज़िंदगी में लेकर आ जाते हैं और फिर उसको अहम के भाव को लेकर आते हैं और फिर बस आगे बढ़ते हैं। फिर कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी को काटते हैं, कभी लड़ाइयाँ करते हैं, दंगे करते हैं। ज़रूरत होगी ही नहीं अगर आपको खुद समझ में आएगा हु आर यू, आप कौन हैं। ये सवाल कभी करिएगा, आप कौन हैं। आप कभी अपने प्रोफेशन को बोलेंगे, आप कभी अपने नाम बोलेंगे, हु आर यू, माई नेम इज़ दिस, हु आर यू, आई एम दिस। बट ये आप नहीं हैं, ये आपका प्रोफेशन है, ये आपका नाम है। आप कौन हैं, आप कौन है ये समझिए। चीज़ों से अवेयर होइए, कैसे चल रही है सोसाइटी, कैसे चल रही है लाइफस्टाइल। मॉडर्नाइज्ड कल्चर को भी एक्सेप्ट कीजिए, टाइम के साथ बदलिए। चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे। जो चीज़ें आपको हानि पहुंचा रही है, आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को हानि पहुंचा रही है, उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, दूर करना शुरू कर दीजिए अपने आप से। चीज़ों का हल वहीं है, खुद में है, कहीं और नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे शब्दों में और देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी आपकी ओर से आ रही है। हम और भी कई सारे सवाल आपके पास लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ में है, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में ममता जी जुड़ चुकी हैं एटा से। ममता जी, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, हमारा मेंटेनेंस का जैसे केस चल रहा है। मैम, आपकी आवाज़ कम आ रही है, कृपया थोड़ा सा अगर आप तेज़ बोल सकती हैं।
सूचना दिया है, परीक्षा खत्म हो चुकी है। जीने का कोई मकसद ही नहीं छोड़ा है कि इस तरीके से पीड़ित किया है बच्चे। ममता जी, हम माफी चाहते हैं मगर हम आपकी बात को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है जिसके चलते हम आपका सवाल नहीं ले पा रहे हैं। माफ़ी चाहते हैं हम इस बात के लिए। खैर, अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। विनय सिंह जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, विनय जी के साथ में भी हम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक है नारायण चौधरी जी हमारे साथ में कानपुर से जुड़े हुए हैं। नारायण जी, बहुत स्वागत आपका, अपना सवाल बताएं। वकील साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या कोई पार्टनरशिप फर्म किसी की किराएदार हो सकती है? विनय जी, आपने सवाल सुना? फर्म किराएदार हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन होना चाहिए जो आपका किराएदार का एग्रीमेंट हो। उसमें पार्टनरशिप फर्म किराएदार हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसमें कोई वो नहीं है कि वो अगर पार्टनरशिप फर्म है, दो तरह की फर्म होती हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है और पार्टनरशिप फर्म होती है। प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी होता है, पार्टनरशिप में कई पार्टनर होते हैं। पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल किराएदार हो सकती है और वो किराएदारी अनुबंध में ये जिक्र करना पड़ेगा कि ये पार्टनरशिप फर्म है, इसमें इतने पार्टनर हैं और हम ये किराए के लिए ले रहे हैं, ये फर्म ये कार्य करेगी। बिल्कुल हो सकती है पार्टनरशिप फर्म, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि नारायण जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और वकील साहब के पास ही जाएंगे। वकील साहब, देखिए, हमने ये भी बात कर ली कि भाई एंग्जाइटी, डिप्रेशन से कैसे बचना है, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को अपराध की राह पर लेकर जाती हैं। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि वक्त बदल रहा है, चीज़ें, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन इन सब के साथ साथ अपराध भी बढ़ रहा है और पारिवारिक मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले कुछ ऐसा भी होता था कि आमतौर पर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मामले बढ़ रहे हैं पारिवारिक विवाद के। आप वकील हैं, इस बात को बेहतर समझते होंगे, ऐसा क्यों है? क्यों, आखिर इसकी असल वजह क्या है आपके हिसाब से? जी गरिमा जी, ये पारिवारिक मामले अधिकतर इसलिए बढ़ रहे हैं कि सबसे बड़ी ये चीज है कि लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं स्वयं, जो हमारे उद्देश्य से, जो हमारे दिमाग से ऐसा है। पहले क्या होता था, जब हम लोगों ने शुरू में 25 साल पहले वकालत अपनी शुरू की थी, तब एक पारिवारिक न्यायालय हुआ करता था, प्रधान न्यायाधीश जिसका नाम हुआ करता था, और उसमें थोड़े से केस आया करते थे, बहुत ज्यादा अधिक केस नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब स्थिति बहुत अधिक बढ़ गई है केसेस की। हमारे लखनऊ में ही ले लीजिए, लखनऊ जिले में ही लगभग 10 से 15 अदालतें बन गई हैं, कई मीडिएशन सेंटर बन गए हैं, अधिवक्ताओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, वादकारियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। उसमें पारिवारिक विवाद इसलिए आ रहे हैं, इनकी संख्या पारिवारिक विवादों की इसलिए बढ़ रही है कि एक पहली चीज तो आत्मविश्वास की कमी है, और जो विवाह होता है हमारे, चाहे वो हिंदू विवाह अधिनियम हो या किसी भी धर्म का कोई विवाह होता है, तो विवाह है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोई अनुबंध नहीं होता है। इसको हम अनुबंध की तरह नहीं देखेंगे, ये भावनाओं से जुड़ा और विश्वास का एक रिश्ता होता है। केवल विश्वास के रिश्ते में कमी आ रही है, लिहाजा ये केसों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आज वकील साहब, आप आमतौर पर वकालत की बातें करते हैं और देखिए, मतलब होता है ना कि टेक्निकल चीजें, जो क्या आर्टिकल है, कौन सा लॉ है, इन सारी बातों को लेकर हम बात करते हैं। लेकिन क्योंकि आज का कार्यक्रम हमने कुछ अलग रखा है, मेहमान भी हमारे साथ में और है, और देखिए शिरोमणि आयुषी जी भी हैं, ये लोगों की मेंटल हेल्थ के साथ, क्योंकि योगा सीधा आपको मेंटली हेल्दी करता है, और मेंटल हेल्थ अगर एक व्यक्ति की अच्छी होती है तो इंसान बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। आयुषी जो कुछ कहना भी चाह रही थी वो भी कहिए, लेकिन साथ साथ मेरा सवाल जोड़ते जाइए, क्योंकि सवाल विनय जी से भी यही था कि भाई मामले क्यों बढ़ रहे हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये मामले ना बढ़े, इसके लिए जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, क्या करना चाहिए एक सामान्य जीवन जीने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं वापस आऊँगी आपके पिछले सवाल पे, जो इन्होंने भी बोला। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है सोशल मीडिया का। ठीक है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। और देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हाथ इधर से ज़्यादा सफ़ेद और इधर से थोड़ा डार्क होता है ना। तो इसी तरह से सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, पॉजिटिव वे भी इसका है। बट नेगेटिव वे क्या है, लोग, फैमिली, कपल्स, रिलेशनशिप इज़ गेटिंग डिस्टर्ब कैसे हो रहा है कि भाई फैमिली में कुछ भी हो रहा है,
मेरे इस नोन ने, उस ब्लॉगर ने रील्स बनाई हैं कपल गोल्स के, ऐसे ऐसे। अब फैमिली में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप इंटरनली कैसे रह रहे हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप दिखा रहे हो सबको कि हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, दिस इज़ द कपल गोल और दिस एंड दैट। तो हो क्या रहा है, लोग कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इंटरनली कोई काम नहीं कर रहा है अपने ऊपर, अपने रिश्तों पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम को लेके देते हैं, उसमें रील्स बनती हैं, वीडियोस बनती हैं। तो भाई वो खुद पे काम ना करके किसने ये किया, फलाने ने ये किया, उस ब्लॉगर ने ऐसा किया, हमें भी ऐसा करना चाहिए, दिखाना है लोगों को, दिखाने के लिए, ये सब कुछ दिखाने के लिए हो रहा है, इंटरनली काम नहीं हो रहा है। इंटरनली पता चल रहा है, आजकल न्यूज़ में भी कितना आता है कि वो अभी शादी हुई है, 3 महीने बाद अलग हो गए। हालांकि 3 महीने तक उनका यही चल रहा था कि दीज आर दी मेन कपल, ऐसा ही हमें भी बनना है, ऐसे ही हमारी शादी होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, और काफ़ी तमाम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन सोशल मीडिया को इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको वैसे यूज़ कीजिए। आप उसकी नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा अपने ऊपर इम्पैक्ट मत होने दीजिए। आप कोशिश करिए कि देखिए, सीखिए, समझिए और इंटरनली उस पर काम करिए, सुपरफिशियली नहीं कि आपने बस किया और लोगों को दिखा दिया और अंदर लड़ रहे हैं, बिल्कुल भिड़ रहे हैं। यानी दिखावे से ऊपर आकर अपने जीवन शैली को जीना है। और इसके साथ साथ मुझे आपकी इस बात को सुनकर एक बात याद आ गई, वो कहते थे ना कि टेक्नोलॉजी अगर वरदान है तो इसका अगर गलत या गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो यह अभिशाप भी कहलाती है। हमारे साथ में योगा शिरोमणि आयुषी जी तो बनी हुई है, इसके साथ ही हमारे साथ में है विनय सिंह जी जो कि अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। दोनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत, आपका भी स्वागत हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से। अभी हमने सवाल किया विनय जी से, अब आयुषी जी भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। विनय जी के पास पहले जाएंगे। विनय जी, देखिए हमने पारिवारिक मामले बढ़ क्यों रहे हैं इसको लेकर आपसे सवाल किया था। पारिवारिक मामलों के साथ साथ अब ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि देखिए रिलेशनशिप में भी, चाहे पति पत्नी का विवाद हो या पति या फिर घर में भाई बेटे का, माता पिता का, इस सब तरीके के रिश्तों में इतनी दरार क्यों आ रही है? क्योंकि भाई भाई की तरक्की को देखकर एक भाई की हत्या कर देता है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये खबर अपने दर्शकों को बताई। अब आप सोचिए, एक शख्स की तरक्की को देखकर इतना मानसिक रूप से प्रभावित हुआ कि उसने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी। इसके पीछे असल वजह मेंटली क्या है, इसका जवाब तो आयुषी जी देंगी, लेकिन आप बताइए कि ऐसे मामलों में आप किस तरीके से काम करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना कि आपने कहा था कि भाव बहुत ज़रूरी है रिश्तों में, और रिश्तों में भाव पति पत्नी के अगर ज़रूरी है तो भाई भाई के में भी उतना ही ज़रूरी है, माता पिता या माँ बेटे के बीच में भी उतना ही ज़रूरी है। अब रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबरें आती हैं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने समाज के लिए किया है, और इसका मेरे हिसाब से ये है कि कभी थोड़े दृष्टांत लेने पड़ते हैं जीवन के, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हों या हमारे समाज के कुछ अच्छी चीजें हों, किसी भी धर्म के किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ से कुछ दृष्टांत लेने पड़ते हैं। जैसे कि हम भगवान श्री राम को जब वनवास दिया गया तो कायदे से तो उनकी विमाता जो कैकेयी थी उन्होंने वनवास दिया था। उनकी मूल माता जो थी, मेन माता जो थी कौशल्या जी, उन्होंने वनवास नहीं दिया था। यदि भगवान श्री राम चाहते तो उस समय किसी भी न्यायालय तो नहीं थे, लेकिन किसी भी वशिष्ठ या किसी भी उसमें अदालत में या कहीं भी अपना बात रख सकते थे कि मैं वन को नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी माता ने मुझे वनवास नहीं दिया है, और पिताजी ने तो दिया ही नहीं था। लेकिन उन्होंने समाज को दिखाने के लिए, समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वनवास को ग्रहण भी किया और ये कहा कि मेरी माता के द्वारा दिया गया ये वचन है और मैं बड़ा हूं इसलिए जंगल का बड़ा राज्य ले रहा हूं, भरत छोटा है इसलिए अयोध्या का छोटा सा राज्य दे रहा हूं। मेरे कहने का दृष्टांत केवल इतना है कि उनकी सोच कितनी बड़ी थी कि देखिए समाज में हमारे विघटन ना आने पाए, हमारे परिवार में विघटन ना आने पाए, लिहाजा कितनी अच्छी बात उन्होंने इस समाज के लिए छोड़ी थी। एक उदाहरण हमारा देखा जाएगा, वास्तविक अगर हमारा लोकतंत्र देखा जाए तो उसी समय से देखा जा सकता है, ये किसी भी धर्म में देखा जा सकता है। हर धर्म एक ही शिक्षा देता है कि हम अपने मन मस्तिष्क को, अपने परिवार को, अपने समाज को संतुलित करके चले। जैसा अभी हमारी पहले जो हमारी बहन ने बताया कि जो सोशल मीडिया है सबसे ज्यादा बिगाड़ का कारण बस यही है। अभी मेरे पास एक पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा आया, वैसे तो मेरे जूनियर करते हैं लेकिन मैं स्वयं उसमें थोड़ा सा लगा। उसमें हुआ ये था कि कोई कारण नहीं था, कोई इशू नहीं था, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो गया था कि वो डाइवोर्स, तलाक के मुद्दे पर आ गया था, स्थिति पर आ गया था और दोनों बिल्कुल अलग अलग ही होना चाहते थे। मैं लड़के के पक्ष से था लेकिन फिर भी मैंने उस मामले को समझा, जबकि कोई इशू ही नहीं था, उसमें केवल स्टेटस लगाने से झगड़ा शुरू हुआ था।
मैंने उनके माता पिता भी बता रहे हैं, उन्होंने ये स्टेटस लगाया, उन्होंने ये किया, फिर मैंने उसका ये जवाब दिया। मैंने कहा भैया मेन मुद्दे पे आओ ना, पहले अपने प्रश्नों को बताओ, अपनी बातों को बताओ, अपने मुद्दों को बताओ। मैं तो अधिवक्ता हूँ, मैं तो लीगल जानना चाहता हूँ, कानूनी। लेकिन वो यही बताते रहे कि साहब उन्होंने ये किया, उनकी मम्मी ने ये स्टेटस लगाया, फिर मैंने इसका ये जवाब दिया। हमने कहा अगर स्टेटस से और सोशल मीडिया से रिश्ते चले तो फिर इसका कोई वजूद ही नहीं। फिर मैंने कई बार उसमें काउंसलिंग की और कई बार मैंने उसमें दोनों पक्षों को एक साथ बैठाया, और कई नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आज भी वो परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, वो समझ गए। हमने उनको बताया कि देखिए ऐसे छोटी बातों को लेकर के समाज में, अपने परिवार में, अपने घर में तोड़फोड़ ठीक नहीं है। वैसे तो मैं प्रोफेशनल हूँ, अधिवक्ता हूँ, आप मुझे फीस देंगे मैं काम करूंगा, लेकिन फिर भी मैं भी समाज में रहता हूँ, ऐसा नहीं करो। दोनों लोगों को बिल्कुल। 4-5 मीटिंग मैंने समझाया और बिल्कुल, परिवार और देखिए अच्छा आपने चलने लगा। कितनी मूल अच्छी रूप से- चीजें, मूल हाँ रूप से हमको अपनी सोच में अंतर लाना होगा, अपने संस्कारों में अंतर लाना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने इन सारी चीज़ों को बयान किया है कि देखिए कई बार होता है कि कितनी छोटी चीज़ों को लेकर परिवार में रिश्ते जो हैं वो खराब होने लगते हैं, विवाद पनपने लगता है। इन चीज़ों से हमको बचना होगा। अगर आपकी सोच बड़ी होगी, अगर आप विस्तार से सोच सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से बच भी सकते हैं। और देखिए जब मन मस्तिष्क की बात हो रही है, भाव की बात हो रही है, आपने कहा कि आपने काउंसलिंग कराई जिसके बाद चीज़ें सामान्य हो गई, और आज इसी के लिए हम आयुषी जी को लेकर आए हैं अपने कार्यक्रम में। आयुषी जी, मन को शांत कैसे करें? क्योंकि जब मन शांत होता है ना तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको विवाद नहीं लगती, आप इन चीजों को इग्नोर करना सीख जाते हैं। वो तभी होगा जब मन शांत होगा। योगा से कैसे संभव है? देखिए सबसे पहले एक्सेप्टेंस, इग्नोरेंस और अवॉइड। हमें क्या करना है, हमें क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है, हमें क्या चीज़ इग्नोर करनी है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और ये समझने का माध्यम है योग। योग एक जीवन शैली है, ना कि सिर्फ हाथ पैर हिलाना। ये मैंने पहले भी बोला था, योग एक जीवन शैली है। अगर इसको आपने अपना लिया तो आपको बड़ी से बड़ी घटनाएं इतनी छोटी दिखेंगी और आपको ये पता चल जाएगा ये घटना है, होगी, उसको फेस करना है और आगे बढ़ जाना है। ये आज है, कल नहीं है। देखिए ज़िंदगी क्या है, अगर आप अपने आप से सवाल करें तो ज़िंदगी जो कल बीत गई वो नहीं है, ज़िंदगी जो आने वाली है वो नहीं है। ज़िंदगी वो है जो अभी है, यहाँ है। जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, ये अभी यही ज़िंदगी है। इसको कितना अच्छा बना सकते हैं अपने आप, जहाँ पे भी बैठे हैं, जिधर भी हैं, उस पल को, उस दिन को, उस लम्हे को इतना खूबसूरत बनाइए कि आपका आने वाला कल उतना खूबसूरत हो जाए। तो ये चीज़ समझिए कि आपको एक्सेप्ट करनी है चीज़ें एज इट इज़। जो चीज़ें बदल सकते हैं उनको बदलिए, मेहनत करिए। जो चीज़ें आपसे बदली नहीं जा सकती, जो आपके हाथ में ही नहीं है, तो उसको सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप बदल सकते हैं तो ज़रूर आप कुछ करिए। दो ही ऑप्शन है, या तो बदलिए, हार्ड वर्क कीजिए, या आप कुछ नहीं कर सकते तो टेंशन मत लीजिए। दोनों ही तरफ से आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेनी ही नहीं चाहिए, और लेनी पड़ेगी ही नहीं आपको अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे। योग कीजिए। योग, बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ आसन नहीं है। योग एक बहुत बड़ा समुद्र है। उसमें एक बूंद है आसन की, एक बूंद है प्राणायाम की, एक बूंद है ध्यान की। ऐसे बहुत सारी बूंदें हैं, मिलकर योग का सागर बनता है। ये पूरी जीवन शैली है। अगर आप इसको अपनाएंगे, सुबह समय से उठेंगे, खाने पीने पे ध्यान देंगे, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, आप फास्ट फूड खाएंगे, अपने अंदर तमस बढ़ाएंगे, अपने अंदर तामसिक सोच बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, और बड़ों का आदर सम्मान ना करना, और छोटों के साथ कैसे रहना, अपने बराबर वालों के साथ कैसे रहना, सब भूल जाएंगे। तो आप समझिए, आपको ज़िंदगी इतनी अच्छे से जीनी है। जैसे आप ये समझिए कि जब बहुत पहले जंगलों में लोग रहते थे, क्या वो बीमार होते थे? क्या वो जीते नहीं थे? वो उल्टा बहुत लंबा जीते थे, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े थे, वो मिट्टी से जुड़े थे। अभी आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, बट प्रॉब्लम्स भी उससे ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं, आपकी सोच, आपके सपने इतने बड़े हैं कि आप आज को भूल रहे हैं कल के लिए, और हर दिन ऐसा कर रहे हैं और कल को ख़त्म कर रहे हैं। एक दिन हमारी एक्सपायरी डेट है। डेट ऑफ बर्थ तो आप जानते हैं कि मैं इस दिन, इस समय और इस सन को पैदा हुआ, लेकिन आप अपनी एक्सपायरी डेट जानते हैं? नहीं जानते हैं। वो एक सरप्राइज़ है आपके लिए, आप कह सकते हैं सरप्राइज़ है आपके लिए। और वो सरप्राइज़ एक्सपायरी डेट कब आएगी आपको भी नहीं पता। आप ये मत सोचिए कि आप कभी ऊपर नहीं जाएंगे। पॉजिटिव लीजिए कि आप यहाँ पे अच्छा कुछ करिए,
अपने साथ, अपने परिवार के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, अपने हम उम्र के साथ, और बहुत खूबसूरत पल बनाइए। और जब आप जाएं तो आपको सब अच्छे से याद करें, ये नहीं कि आपके पीठ पीछे गालियां दें। और आपको इतना अच्छा काम करना चाहिए तो आपकी फैमिली भी अच्छी, आपकी दोस्त भी खुश, सब कुछ अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये जो स्पेशल सेशन आज हम लेकर आए हैं वकील आपका में, ये बेहद खास मुझे भी लग रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। अपराध पर बात होनी चाहिए, लेकिन अपराध क्यों हो रहा है, अगर इस पर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अपराध पर रोकथाम या लगाम या कमी तो ज़रूर आएगी, जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। विनय सिंह जी के पास जाएंगे। विनय जी, देखिए, हमने बात की ना कि लोग कैसे मन को शांत रख सकते हैं, कैसे इन छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद ना हो और मामला कोर्ट तक ना पहुंचे, यानी आप तक ना पहुंचे। लेकिन देखिए, कई सारे मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम जब बताते हैं दर्शकों को अपने खबरें इस तरीके की आती हैं, कई मामलों में अब लोग जब ये अपराध हो रहा होता है ना, चुप रहने लग गए हैं। समाज को हम लेकर बहुत चलते हैं, आमतौर पर हमें हमारे बड़े ने सिखाया है कि समाज में रहना है, समाज की चीज़ों को समझना है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, लेकिन अब आपको लग रहा है कि वक्त के साथ समाज में भी बदलाव आ गया है। सड़क पर हत्या हो जाती है, सड़क पर 4 बदमाश आते हैं, किसी को मौत के घाट उतार कर चले जाते हैं और तमाशबीन बने रहते हैं लोग, वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे मामलों में आपको लग रहा है कि इन लोगों को बढ़ना चाहिए? क्योंकि आज एक अलग नज़रिए पर हम बात करें, इसलिए मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को कैसे जागरूकता कानून के बारे में हो कि भाई अगर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहा है, आप उस मौके पर रोक सकते हैं तो कम से कम कदम बढ़ाइए, रोकिए। लोगों के अंदर से ये भाव क्यों मिट गया है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें यह है कि हमारे से कि अपराध को समाप्त नहीं किया जा सकता है समाज से, लेकिन कम किया जा सकता है। अपराध को रोका जा सकता है, अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके लिए वही बात है कि समाज का जागरूक होना जरूरी है। हमारा समाज पढ़ा लिखा है, काफी अच्छा है, आगे हो रहा है, पढ़ लिख रहा है, जागरूकता आ रही, शिक्षा आ रही है, लेकिन अभी उतनी जागरूकता नहीं आ पाई है जितनी जागरूकता की आवश्यकता है। हम एक सपोज करिए कोई किराएदार रखते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि ये किराएदार कौन है, ना हम उसका आधार कार्ड देखते हैं, ना उसके विषय में जानकारी लेते हैं। कल को वही किराएदार कोई घटना दुर्घटना करके चला जाता है, तब समाज में हो हल्ला होता है कि देखिए ये घटना घट गई। इसी तरह से हमारे पड़ोस में आकर के कोई रहता है, हम उसके विषय में देखते रहते हैं, लेकिन अब कॉलोनी सिस्टम में, जैसा कि हमारे शहरों में और कॉलोनीज में, गांव में तो ऐसा नहीं है, लेकिन शहरों में अधिकतर ये वारदातें इसलिए बढ़ रही हैं कि हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते, हम अपने बगल वाले को नहीं जानते, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हम उससे कोई व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। और कैसा किराएदार रह रहा है, कैसा पड़ोसी रह रहा है, कैसा व्यक्ति रह रहा है, हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं। यानी कि हमारा जो सोशल दायरा है वो कम होता चला जा रहा है। और वो क्यों कम होता चला जा रहा है? वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम स्वार्थी होते चले जा रहे हैं। हमको समय ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने आस पड़ोस वालों से बात करें, हम लोगों से ये जानकारी लें कि उनकी भावनाएं कैसी हैं, क्या हैं। समाज में अगर जागरूकता नहीं है, यदि कोई गलत व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है, तो आपको उसकी सूचना पुलिस में देनी चाहिए, उसको ये बताना चाहिए, देखिए ये आदमी हमें संदिग्ध लग रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस उसको उठा कर ले जाएगी, लेकिन हाँ, उसकी जानकारी होगी, उसके विषय में ये जाना जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या है, किस उद्देश्य से आया है। अगर कोई संदिग्ध है तो ऐसे नहीं सबके विषय में देना चाहिए जानकारी, कि हर आदमी को शक की निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। 90 नहीं 99% लोग बहुत अच्छे हैं, 1-8% लोग समाज के ऐसे हैं जो कि समाज जिनका मस्तिष्क ही आपराधिक है, वही लोग ऐसा कार्य करते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे लोग नहीं हैं। हाँ, उनका जो संगठन है उसमें जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। जो 1-2% ऐसे लोग हैं, उनका जो संगठन बनता, औरा बनता है, वो कई और लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। और जब अपराध हो जाता है तो कई अन्य लोगों के भी नाम, झूठे नाम उसमें आ जाते हैं कि भाई ये साथ रहे, इन्होंने किराएदारी अनुबंध बनवाया था, इन्होंने मदद की थी, इन्होंने ये किया था। पुलिस उनको झूठे मुकदमों में फंसा देती है। अब वो एक बार अपराध का टीक उनके ऊपर दाग लगा तो वो आदमी भी उसी श्रेणी में गिना जाता है कि समाज में अपराध बढ़ रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि समाज में शिक्षा के साथ साथ जागरूकता की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर हम शिक्षित और जागरूक हैं तो अपराध से बच सकेंगे। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी रुकवा रहा है, क्यों रुकवा रहा है, क्या कारण है उसका? उसका उद्देश्य गलत भी हो सकता, अच्छा भी हो सकता है, किसी की मदद भी हो सकती है और आपके साथ या समाज के साथ कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है।
तो ये विवेक आपका काम करेगा। उस समय बिल्कुल, आपको यानी क्या करना विवेक के साथ काम करना है, धैर्य रखना है। और देखिए विवेक बड़ी के अच्छी साथ चीजें कार्य आज करना। कार्यक्रम में निकल कर सामने आ रही हैं। एक तरफ विनय जी कह रहे हैं कि भाई सजग रहना है, दूसरी ओर आयुषी जी का कहना है कि सजग के साथ साथ सरल रहना है ताकि जीवन आसान हो सके। हमारे इस कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट सत्येंद्र अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत आपका भी हमारे कार्यक्रम वकील आपका में। आप थोड़ी देरी से आए। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई अपराध जो होते हैं, आप लोग वकील हैं, आपके पास बहुत से मामले आते होंगे, कई बार आप भी ये सोचते होंगे कि आखिर ये अपराध क्यों हुआ, एक व्यक्ति इस तरह से इन परिस्थितियों में क्यों यहाँ तक पहुंचा कि उसे अपराध करना पड़ा। क्योंकि कोई भी, कुछ लोग अपराधियों में भी कैटेगरी होती है, आप इसको बेहतर समझते होंगे कि कोई ज्यादा अपराध करता है या कोई परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है कि उस अपराध वो कर जाता है, या आप जानते होंगे बेहतर मुझसे। लेकिन क्या वजह है कि आखिर अपराध वर्तमान के समय में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? सत्येंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, आप इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? अपराध इस समय जो आर्थिक बेरोजगारी है इस कारण बढ़ रहा है, मेन अपराध का ये कारण है। और लोगों में हर तरह के मैटर आते हैं, फैमिली मैटरों में या एफआईआर मैटरों में, इस तरह के लोग अपना कहीं ना कहीं आपा खो देते हैं और अपराध करते हैं। और मेन अपराध तो आर्थिक अपराध ज्यादा हो रहा है, बेरोजगारी है अपराध का कारण। बिल्कुल, यानी आप देखिए बहुत ये भी चीज़ें बिल्कुल ठीक है ना आयुषी जी? अगर हम देखें तो ये चीज़ें भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप अगर जीवन में व्यस्त रहेंगे, चीज़ों में आप संलिप्त रहेंगे, तो आप शायद गलत रास्तों पर ना जाएं। अच्छा आयुषी जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए बहुत अच्छी बात निकल कर सामने आई सत्येंद्र जी की ओर से कि बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं इंसान का खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं। लेकिन आप ये भी मानेंगी कि कई बार ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग रहे हैं, कई अच्छे पदों पर आसीन रहे हैं, व्यस्त भी थे, बावजूद इसके अपराध हुआ। तो योग से क्या करें कि मुकदमे कम हो जाएं? योग से योग करें। क्या बात है? योग देखिए, बार बार बता रही हूँ, योग एक लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली। अगर आप इसको अपने लाइफ में लेकर आएंगे, उस लाइफस्टाइल में रहेंगे, तो आपका सबसे पहले तो दिमाग शांत होगा। अगर मैं योग की लैंग्वेज में बोलूं कि देखिए, आपका कुछ भी काम होता है दिमाग के हिसाब से होता है। आप चाहोगे उंगली उठाना किसी की तरफ, तो दिमाग ने कहा तभी तो उंगली उठी, ठीक है। अगर आप ये चाहेंगे कि आपको इधर से उधर उठ के जाना है, तो आपके दिमाग ने कहा ना, तभी तो आप जा रहे हो। लेकिन दिमाग कहता है तो बॉडी चलती है, लेकिन दिमाग को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए? कभी सवाल सोचा है आपने? नहीं। देखिए, दिमाग, शरीर कंट्रोल होता है दिमाग से, दिमाग कंट्रोल होता है हमारी सांसों से। हम खाने के बिना रह सकते हैं, हम निर्जला व्रत रख सकते हैं, हम सांस के बिना नहीं रह सकते। तो हमें सबसे पहले अपने सांसों पे काम करना है थ्रू योग। योग के द्वारा, योग को अपनी जीवन शैली में लाने से एक कुत्ता, एक डॉग की क्या लाइफ स्पैन होती है, कितनी लंबी ज़िंदगी होती है? 14 साल, 15 साल, बहुत ज़्यादा हुआ 16-17, ठीक है। एक कछुए की कितनी लंबी उम्र होती है? 200 साल लगभग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? जो कुत्ता है वो सांस कैसे लेता है आपको पता है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत तेज तेज, पता चलता है, दरवाज़ा खुलते ही पता है कि यहाँ एक कुत्ता है, एक डॉग है, आ रहा है, ठीक है। लेकिन कछुआ आपके बगल से भी निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी सांसों की आवाज़ ही नहीं आती है, ठीक है। तो हमें अपने सांस पे काम करना है सबसे पहले। जितनी सांस तेज़ होगी, गुस्सा आता है सांस चढ़ती है, बीपी हाई, सब कुछ ऊपर जाता है, पल्स हाई, सब कुछ ऊपर जाता है, ठीक है। अगर हमारी सांस कंट्रोल्ड है, हमारा गुस्सा कंट्रोल्ड है, हम बिल्कुल बैलेंस वे में हैं, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आप शांति से बैठे हैं, आप नहीं ले रहे उस चीज़ को, तो सामने वाले की एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसके शरीर को दिक्कत हो रही है, उसके बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, आपके शरीर को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको जिताना चाहते हो, तो आप उसके गुस्से पे रिप्लाई करोगे, रिस्पॉन्स दोगे, और फिर लड़ाई होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको अपने सांसों पे काम करना है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये तीनों चीज़ें जो बहुत फेमस है, प्रचलित है, इनको अच्छे से तरीके से करना है एक गुरु के माध्यम से। खुद से आप करोगे तो आजकल तो ये भी सुनने में आ रहा है, पार्क में वो प्राणायाम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको ये हो गया, वो हो गया, कल तो ख़त्म हो गया। हम क्यों करें योगा, हम क्यों करें प्राणायाम?
वो तो पार्क में कर रहे थे। अब भाई कर कैसे रहे थे? मैं जाती हूँ, कहीं से निकलती हूँ, मैं देखती हूँ कि प्राणायाम कैसे कर रहे हैं, क्या मूवमेंट है उनकी, है ना। वो मूवमेंट ही इतनी गलत है कि वो भगा कुछ नहीं रहे, अपने शरीर से तकलीफों को आमंत्रित और कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हार्ट पे प्रेशर पड़े और मुझे अटैक पड़ जाए और मैं यहीं पे, समझ रहे? तो करने के तरीके बहुत गलत हैं। कर रहे हैं उसका सही प्रोसीजर अगर प्रोसीजर आपको पता नहीं है, बहुत तो गलत है। वो मैं गुजरती हूँ, मैं देखती हूँ लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको एक टीचर, गुरु को गुरु की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, खुद स्वयं से नहीं होता है। और देखिए ये हर एक फील्ड में आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो जो जानकार है, जो विशेषज्ञ है, वही आपको उस चीज की बारीकियों को और सही तरीके से समझा सकता है। खैर, सत्येंद्र जी के पास एक बार फिर से जाएंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ पर विनय जी के पास में। सत्येंद्र जी, हम अपराध को लेकर बात करें, जैसे कि आपने सुना हमारे कार्यक्रम में अपराध तो कैसे लगाम लगेगी, इस पर भी हमने बात की। लेकिन वर्तमान के समय में अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हुई, आपने इसके पीछे आर्थिक बेरोजगारी की एक बड़ी वजह बताई है। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि अब जो अपराध बढ़ रहे हैं उनमें जघन्यता भी बढ़ती जा रही है, अपराध निर्मम हो रहे हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है। घर में बेटा माँ का कत्ल कर देता है या कई बार पिता बेटी के साथ दुष्कर्म कर देते हैं। ये सब आपके पास आते होंगे इस तरीके के मामले। क्या हैरान नहीं होते आप लोग भी? मतलब क्या आप इसके पीछे असल वजह क्या मान रहे हैं? क्योंकि ऐसे मामलों में बेरोजगारी है, कुछ मामलों में आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ऐसे मामले हैं जिनमें बेरोजगारी की वजह से इंसान खाली रहता है और फिर वो गलत रास्तों पर जाता है, अपराधी बनता है। लेकिन ऐसे मामलों में आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जो ये देश है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अंकुश लगा हुआ है। उस अंकुश की वजह से लोगों में ये अपराध जो घरों में, जिस तरह की आपने कही पिता पुत्री की आपने बात बोली, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग से वो इस तरह से वो कुमंडूब हो जाता है कि वो जाकर कोई ना कोई गलत कार्य कर जाए, या कुछ दिमागी ये बीमारी भी कहेंगे कि ये इस तरह के बीमार लोग हैं जो इस तरह करते होंगे। मेरा तो ये कहना। ठीक है, विनय जी के पास जाएंगे। विनय जी, आमतौर पर आपसे लोग कानूनी सलाह लेते हैं, लेकिन आज क्योंकि हमने अपने इस कार्यक्रम को खास बनाया है, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप बताइए, जो पति पत्नी के विवाद होते हैं खासतौर पर, या जो रिलेशनशिप इश्यूज आपके पास आते हैं, आप इनको बारीकी से समझते हैं, आप उनके एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप क्या कोई सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जिससे ऐसे इश्यूज ना बढ़े? मैं चाहती हूँ कि आप आज एक भावनात्मक सलाह दें हमारे दर्शकों को। जी, मैं बहुत अच्छी बात आपने कही, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग अधिवक्ता हैं, वैसे तो केसेस के ऊपर ही जीवित रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे लोगों के कई दायित्व और कई उद्देश्य होते हैं कि समाज अच्छा चले, समाज में अपराध कम हो, अपराध की संख्या घटे और लोगों में प्रेम व्यवहार और बड़े कायदे से लोग रहें, चाहे वो पति पत्नी का हो या समाज में हो या आपसी भाईचारे का हो। इसके लिए जैसे अभी हमारी आयुषी जी ने बताया कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, अपने मन पर कंट्रोल करना, आसन, और उसके द्वारा ही हम अपने आत्म संयम को करके ही अपने आप को संयमित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमारे जो परिवार हैं, जिनके मुखिया हैं, उनके माता पिता हैं, मुखिया जो होते हैं, उनका ये दायित्व है कि अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, समाज में कि आपके बड़े हैं इनका सम्मान करो, इनका कहना मानो, समाज में बुराइयां कम आए, लोग एक दूसरे से प्रेम व्यवहार से रहें। हमने बताया ना कि पड़ोसी है, कोई समाज का व्यक्ति है, उसकी मदद करें, उसके पास जाएं, उसकी व्यथा को जानें, और काफी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज आत्म संयम है। सबसे अपराध को कम करने के लिए केवल और केवल यही मेरे उससे एक वो गुरुमंत्र है जो कि हम लोग अभी तक समझते चले आ रहे हैं अपनी आयु में, उम्र में, कि आत्म संयम यदि व्यक्ति के पास है तो अपराध नहीं होगा। बहुत छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ, 1 सेकंड की, कि मेरी गाड़ी में किसी की गाड़ी की टक्कर हो जाती है। नई उम्र के बच्चे हैं, वो उछल करके सामने खड़े होते, गाड़ी रोकिए वकील साहब, रोकिए और बाहर आइए, मैं आपका कॉलर पकड़ के यहीं पटक के मारूंगा। तो मैंने उससे बोला, बेटा तुम मार नहीं पाओगे पहली चीज, क्योंकि इसी रास्ते से बहुत सारे वकील निकलते हैं, कोई देख लेगा तो तुमको उठा के अभी ले जाएगा, पहले मारेगा, इसके बाद तुमको बंद करेगा कमरे में, फिर बाद में पुलिस आएगी। और तो तुम पहले तो अपने आप को समझो कि किससे बात कर रहे हो। हमने कहा ये तो देखो मैं तुम्हारी पिता की उम्र का हूँ, आप ही ने टक्कर मारी हो, आप ही हमको अपशब्द बोल रहे हो। तो हाथ जोड़ने लगे, अरे वकील साहब अरे गलती हो गई, हमसे क्षमा करिए,
तो उसमें से एक व्यक्ति बोला, अरे आप वकील हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी मैं जब कोर्ट में पहुंचूंगा तब मैं वकील हूँगा, अभी मैं तुम्हारे पिता की तरह एक अभिभावक हूँ तुम्हारा, इसलिए बता रहा हूँ। और इसलिए बता रहा हूँ कि आगे ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हमारी तरह के लोग तुमको नहीं मिलेंगे। कोई ऐसा भी मिल जाएगा, तुम बात मारने कर रहे हो, वो तुमको मारने लगेगा, फिर 10 वकील आ जाएंगे, तुमको पटक के मारेंगे, यहीं तुमको बंद करा देंगे, तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी, तुम्हारे लिए कोई खड़ा भी नहीं होगा। पता लगा तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे लोग सब परेशान दौड़ेंगे, ये वो सब। तो हमने कहा बेटा आत्म संयम रखो। मैंने उनको शिक्षा दी, उन्होंने माफी मांगी और चले गए। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ समाज के लिए, मैं बताना चाहूंगा कि व्यक्ति को आत्म संयमित होकर के, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे लोग हों, चाहे भाई भाई हों, चाहे पत्नी हो, आत्म संयम बहुत आवश्यक है। इसी से हमारे समाज में अपराध में कमी। बिल्कुल, आत्म संयम अगर होगा तो इंसान कहीं ना कहीं बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकता है। और आत्म संयम से कई सारी मुसीबतें भी हैं जो हमारा पीछा छोड़ देंगी, या जिन मुसीबतों को पार पाकर हम आगे बढ़ जाएंगे। खैर, अब जाएंगे आयुषी जी के पास में। आयुषी जी देखिए, सवाल मैं ये भी आपसे करना चाहूंगी कि भारत युवा देश कहलाता है और युवाओं में संयम कम होता है। जैसा कि अभी आत्मसंयम की बात हो रही थी, धैर्य कम होता है, सब कुछ करना है, जल्दी से करना है, किसी की बात नहीं सुननी है। मैं इसे इस वे में कह रही हूँ कि कई बार होता है ना कि बर्दाश्त नहीं करना है। इन चीज़ों से युवाओं के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि कैसे इनसे पार पाना है, इससे आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को संयमित कैसे बनाना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ कंट्रोल नहीं है और कंपटीशन बहुत है, प्रेशर बहुत है, प्रेशर हर तरीके का। फाइनेंशियल प्रेशर, कभी कभी फैमिली से भी प्रेशर आता है कि तू कमा नहीं रहा, इतना एज हो गई है, पड़ोसी ने ऐसा कर लिया है, तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हारा दोस्त ये बन चुका है, तुम क्या कर रहे हो, तो ये प्रेशर हो गया। तो उसमें कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को खोता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी डाल दी जाती हैं कि वो समझ नहीं पाता है, उसकी ख्वाहिशें, उसकी स्किल्स कुछ और होती हैं, वो करने कुछ और लगता है, तो इसी भाग दौड़ में वो लग जाता है। तो समझना चाहिए पेरेंट्स को, समझना चाहिए उस बच्चे को खुद भी, अगर वो नहीं कर सकता कुछ, अगर उसको नहीं मालूम है कि क्या करना है, उसका मार्गदर्शन पेरेंट्स करेंगे। और उसको खुद भी समझना चाहिए कि वो क्या चाहता है, उसकी स्किल्स क्या है, वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए, ना पेरेंट्स को प्रेशर देना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मैटर है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हर एक फील्ड में सैकड़ों हज़ारों करोड़ों लोग हैं हर एक फील्ड में। तो समझना पड़ेगा कि भाई हम अपने ऊपर कैसे काम करें। हर तरीके से मैं बार बार घूम घूम के एक ही बात बोल रही हूँ कि अपने ऊपर काम करना है, बी इट स्किल्स हो आपके, या फाइनेंशियली आपको देखना है, आपकी पढ़ाई हो गई, या आपके अंदर आपका जो मन है, आपका जो चेतन है, आपको बोलते हैं ना आप हु आर यू, आई एम कॉन्शियसनेस, मैं चेतना हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, मुझे अपने आप को समझना है। मैं ये हूँ, मैं पेंटर हूँ, मैं पेंटिंग करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, ये मेरी हॉबी है और यही मैं पैशन बनाना चाहता हूँ, तो आप करिए। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि तुम इंजीनियर ही बनो, अभी उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, फिर भी वो बनेगा तो वो तो परेशान ही होगा लाइफ लॉन्ग, और प्रेशर पे प्रेशर आता जाएगा। फिर उसके बाद वो एंजाइटी, और या हो सकता है आगे जाके वो नौकरी छोड़ दे, आपकी वजह से किया, अब मुझे ये पसंद है, मैं इतना कमा चुका हूँ, मुझे यही करना है। तो चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। समझेंगे अगर आप, तो आप अपनी कमियों को भी समझ सकेंगे और आपकी ताकत क्या है आप उसको भी समझ सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग और कंपटीशन में उतरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपकी जो फील्ड है उसमें और भी बहुत लोग हैं। उतरो, लेकिन किसी और से कंपटीशन की जगह आप खुद से कंपटीशन करो। कल मैं ऐसा था, आज मैं उससे एक स्टेप बेहतर हूँ, या मैंने पड़ोसी को देख के उसकी स्किल्स को अपनाने की कोशिश करी, नहीं। आपको खुद को देखना है, कंपटीशन में भी उतरना है और आगे बढ़ना है, और खुद पे ही काम करना है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरीके से। बिल्कुल, यानी खुद पे काम करना है, खुद को बेहतर बनाना है, ताकि हम अपराध की ओर न बढ़ें और देश में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लग सके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और हमारे स्पेशल कार्यक्रम को इतना खास बनाने के लिए, क्योंकि हमने आज बात की है अपराध कैसे कम होगा, जो कि देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम वकील आपका में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।